बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार ये वाले वीडियो में हम अब कंडक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो चार्जेस का मूवमेंट है मोस्टली अपन कंडक्टर्स के भीतर ही जानते हैं और आजकल सब जगह वही देखते हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे बल्ब्स हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी घर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उन सब में कंडक्टर्स में ही इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस का फ्लो होता है। तो आज हम कंडक्टर्स के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम मेनली सबसे पहले बात करेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस ट्रैवल कैसे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। देन हम बात करेंगे कि किसी भी कंडक्टर में जब हम चार्ज देते हैं तब क्या होता है, क्या फिनोमेना होता है, कैसे करके चीजें हैंडल होती है, वो जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सब जानेंगे। तो आज के वीडियो में आपको कंडक्टर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें और बहुत ही शानदार चीजें जानने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत सारे लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी शानदार वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात, जो कंडक्टर वर्ड है उसका सिंपली मीनिंग है जो चीजें कंडक्ट करे। अब कंडक्ट मतलब अपने अंदर के थ्रू या अपने थ्रू चीजों को फ्लो करने दे, दैट बेसिकली व्हाट कंडक्ट मीन्स। अब कंडक्ट कैसे करके हो सकता है, किन चीजों में से हो सकता है, वो डिपेंड करता है, या कंडक्शन किस चीज का हो रहा है वो कंटेक्स्ट मैटर करता है। सपोज किसी लोहे की रॉड में से हीट ट्रांसफर हो सकता है, तो उस केस में हम कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं। या फिर इस केस में हम जानना चाहते हैं कि चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को जिसके थ्रू चार्जेस या इलेक्ट्रॉन, और स्पेसिफिकली बोलना चाहिए, आसानी से फ्लो कर सके, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। हिंदी में इसको चालक भी बोलते हैं, कंडक्टर बोले तो चालक। ओके, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स किनको कहा जाता है, वो अपन देख लेते हैं। सो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप बेसिकली ऐसे सोच सकते हो कि कोई भी एटम जो होता है उसमें सेंटर पे प्रोटॉन होते हैं और आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री टू मूव हो सकते हैं। जैसे हम कंडक्टर की बात करें, मेनली मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स में खास क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, वो इधर उधर भाग सकते हैं। कैसे भाग सकते हैं उसको समझने के लिए आप समझो, अगर मैं बीच में प्लस से मैं न्यूक्लियस को बता रहा हूँ, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, और माइनस से जो मैंने ये दिखा रखे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, अंदर वालों को नहीं दिखाया हूँ। तो होता ये, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने घर से दूसरे के घर में कूद जाता है, फिर यहाँ वाला दूसरे में कूद गया, यहाँ वाला किसी के और के घर में कूद गया, ये इधर कूद गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास आज़ादी होती है कि वो एक दूसरे के घरों में जा सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे के घरों में जाते रहते हैं, बोले तो एक दूसरे के एटम्स के अंदर उनके वैलेंस शेल में कूदते रहते हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल्स के अंदर होते हैं। बोले तो ये जो कूद रहे हैं आउटर मोस्ट में, ये बहुत वीकली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन छलांगे मारते रहते हैं। अब अगर आप इसको एक लैटिस के अंदर सोचो, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो लैटिस के अंदर क्या होता है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर फुदक रहे हैं। तो अगर आप एज अ होल करोड़ों करोड़ों एटम्स के बीच में आप सोचोगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको ऐसे पूरे मेटल की सरफेस पे दिखाई देंगे भागते हुए इधर उधर। क्योंकि आप अगर सोचो कि हमारे पास सपोज मेटल की जो सरफेस है उसके सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वही तो है, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही तो घूम रहे हैं और वही इधर उधर छलांगे मारते रहते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते रहते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मेटल्स जो है करंट को काफी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, या चार्जेस को मूवमेंट काफी आसानी से करने मिलता है कंडक्टर्स के अंदर या मेटल्स के अंदर। इसी तरीके से जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं या जिसको इंसुलेटर भी बोलते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसलिए उनको इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम ही नहीं होते, परफेक्ट कोई चीज दुनिया में नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना है। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स में बहुत कम चार्ज होते हैं जो मूव कर पाते हैं, राइट। सबसे बड़ा एग्जांपल है कंघी। जब आप कंघी को सर से रब करते हो, हमने सीखा है कि कंघी में चार्ज आ जाता है। तो कंघी तो एक नॉन मेटल है या प्लास्टिक इंसुलेटर है, लेकिन उसमें भी देखो चार्ज आ पा रहा है, मतलब चार्ज मूव तो कर सकता है, पर उसके पास एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं और चार्जेस का मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत आसानी से नहीं होता। ये अपन ने पहले भी कंडक्टर वाली वीडियो में देखा है, राइट। तो कुल मिला के मुद्दा ये है, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनको अपन चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो मुद्दे की बात ये होती है कि इस तरीके से चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली
किसी भी मेटल की सरफेस पे झूमते रहते हैं मजे से, और इसी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के ऊपर से जाता है तो हम बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं अगर कोई भी कंडक्टर को जब हम अलग से चार्ज देते हैं तब किस तरीके का बिहेवियर शो होता है, क्या फिनोमिनन देखने को मिलता है, उस पर अपन बात करते हैं। तो सपोज अपने पास एक कंडक्टर है, एक मेटल का, मैंने ऐसे ही कोई रैंडम शेप का एक मटेरियल ले लिया जो कि कंडक्टर है, बोले तो मेटल हो सकता है। ठीक है, तो सपोज आपने कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर में डाला, अंदर डाला, होगा क्या, मान लो जो क्यू चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चार्जेस आए। अब होता क्या, आपको सिंपली ये सोचना है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस आपस में रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से ये सब भागने लगेंगे एक दूसरे से दूर। सबसे ज्यादा दूर ये चार्जेस कहाँ पे रह सकते हैं, तो अपन को मालूम है सबसे ज्यादा दूर ये चार्जेस उनकी सरफेस पे रह सकते हैं। ये चार्जेस भाग के हमेशा किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे चले जाते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैसे अरेंज होंगे, तो सबसे मजेदार बात है ये एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, तो हमेशा ये चार्जेस कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन फोर्स लगे, मतलब उनका रिपल्शन कम जहां पे होगा वहां पे वो स्टेबल होगा। इसको और बेटर तरीके से बताने के लिए पोटेंशियल एनर्जी से बताते हैं कि कोई भी चीज जहां पे अपनी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी वहां पे जाके वो रहना चाहता है। सिंपल से एग्जांपल, अगर जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं जमीन पे रखूं चुपचाप से रहेगी, पर मैं ऊपर उठाऊं तो ये भागने को तैयार रहेगी, बिकॉज वो अपने लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है, राइट। तो अभी अपन पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, तो पहले हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे समझते हैं। ठीक है, तब मैं फिर से इसको बताऊंगा आपको। तो चार्जेस भाग के हमेशा सरफेस पे चले आते हैं बिकॉज वो सबसे ज्यादा दूर रहते हैं। अब इसी में अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर अगर है, सिमेट्रिक बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, इसमें अगर आपने चार्ज डाला तो जब भी आप इसमें चार्ज डालोगे तो चार्ज भाग के हमेशा पहले सरफेस पे चले जाएगा, और क्योंकि ये बॉडी सिमेट्रिक है तो चार्जेस हमेशा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसको अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, आजा, अब चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, चार्जेस भाग दौड़ के रुक गए क्योंकि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ गया, सारे फोर्सेस बैलेंस हो गई तो इक्विलिब्रियम आ गया, चार्जेस रुक गए। अब मुद्दा ये आता है थर्ड पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, या इन जनरल अगर अपन बात करें किसी भी कंडक्टर में जिसमें अपन चार्ज देंगे, उसमें जब चार्ज देंगे तो सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कंडक्टर की सरफेस पे जब चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर किस टाइप का होगा, ये अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस पे अपन देखते हैं कैसे करके होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है, तो इस मेटेलिक स्फीयर पे जब मैं कुछ चार्ज देता हूं तो ये चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाएगा और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम आने पे, बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आने पे वो चार्ज वहां पे रुक जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस पे होगी वो कैसी हो सकती है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे किसी एंगल पे होगी सरफेस के, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तीसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के टेंजेंशियल होगी। ये नंबर 3, ये नंबर 2। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसको वीडियो का पॉज करो और सारे ऑप्शंस को सोचो और फिर मुझे कोशिश करो कमेंट्स में बताओ कि कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कंडक्टर के लिए होती है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। नंबर 1 जो है वो अपन बोल सकते हैं कि किसी ना किसी एंगल पे है, तो मैं मान लेता हूँ टेंजेंट से ये थीटा एंगल बनाती है, नंबर 1 ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर 1 आंसर है, नंबर 2 आंसर है या नंबर 3 आंसर है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर की सरफेस पे एग्जिस्ट करती है और किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। तो आई होप आपने ये चीज देख लिया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, आपने सोचा होगा आई होप। तो सबसे पहली बात, चार्जेस सारे रेस्ट पे हैं। ठीक है, अब अपन को ये सोचना है, अगर आप कोई भी दो चार्जेस को पकड़ो जो आजू बाजू रखे हो, वो चल तो रहे नहीं, बिकॉज यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट, कोई चार्ज हिल नहीं रहा। कोई चार्ज हिल नहीं रहा होगा मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स भी तो जीरो होगी, नेट फोर्स, राइट। तो अपन ये सोच सकते हैं कोई भी दो चार्जेस को आप पकड़ोगे तो कोई हिल नहीं रहा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, तभी तो वो हिल नहीं पा रहे, राइट। तो टेंजेंशियल वाला फोर्स नहीं होगा। अच्छा, जिधर फोर्स लगता है उधर ही फील्ड होती है, या फिर जिधर फील्ड लगती है उधर ही तो फोर्स होता है मेरे भाई। तो नंबर 3 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं लग रही है, क्योंकि फील्ड नहीं होगी तभी फोर्स नहीं लगेगी। नंबर 3 नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसका मतलब नंबर 1 भी नॉट पॉसिबल है। क्यों? अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे,
नंबर 1 वाली फील्ड के दो हिस्से हो सकते हैं। नंबर 3 के अलॉन्ग आएगा E cos थीटा, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos। नंबर 2 होगा E sin थीटा। अब हम पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं कि नंबर 3 वाली फील्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेंजेंशियल फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो चार्जेस भाग रहे होते हैं और कंडक्टर की सरफेस पे फिर करंट होता, बट ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए नंबर 3 नहीं हो सकता। तो इस वजह से नंबर 1 भी नहीं हो सकता, तो एकमात्र ऑप्शन बच रहा है नंबर 2। तो एक्चुअली में किसी भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा आउटवर्ड गोइंग होती है, ठीक है, रेडियल फील्ड होती है। इसका रीजन ये भी है कि कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा, सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो उनके अक्रॉस टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग सकती, मतलब टेंजेंशियल फील्ड नहीं हो सकती, मतलब जो भी फील्ड होनी है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये तो सिमेट्रिक है। अगर एसिमेट्रिक भी हो या आड़ा पेड़ा कैसा भी कंडक्टर हो, उस केस में भी जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनेंगी। इस पॉइंट को अपन को ध्यान रखना है। तो कुल मिला के हमने आज 2-3 मोटी मोटी बातें सीखी। पहली बात यह है, किसी भी कंडक्टर में जब आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज सीधा भाग के उसकी सरफेस पे चला जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी चार्ज सरफेस पे गया उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होती है, राइट। नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमने गॉस लॉ पढ़ा है, और अगर आपने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है तो मेरा गॉस लॉ वाला वीडियो जरूर से देखना, राइट, आपको पूरा गॉस लॉ समझ में आ जाएगा। तो नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं गॉस लॉ लगा के सोचूं, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टर है, अंदर माल मटेरियल भरा है, पूरा लोहे का बना है मान लो, तो अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो मैं अगर गॉसियन सरफेस लूंगा तो अंदर Q एनक्लोज्ड 0 आएगा। Q एनक्लोज 0 होने का मतलब गॉस लॉ के थ्रू हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होगी। तो हम एक बात कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ध्यान रखना, नेट फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं अंदर बाहर आजू बाजू जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अकेली फील्ड्स हो सकती है, 2-3 चार्जेस की अलग अलग फील्ड्स हो सकती हैं, और वो कैंसिल कर जाती हैं। टोटलिटी में नेट फील्ड 0 होती है, इसको ध्यान रखना। इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे, तो उस पर अपन जानेंगे इस फंडे का यूज कैसे होगा। और कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, जैसे ये कंडक्टर ही है, क्योंकि इस पे चार्जेस हैं और वो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन से ये जो कंडक्टिंग बॉडी है फूटना चाहती है, रिपल्शन हो रहा है सरफेस पे, जैसा बिखरना चाहता है बॉडी, फूट जाएगा। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं किसी भी कंडक्टर में जिसमें चार्ज है उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है। और हम जानेंगे कि अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली से सब्सक्राइब कर लो यार, और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड होमवर्क वगैरह सब करते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।